Hello students, in this lecture we continue the lesson on reading in relation to literature, and it's our 6th number lesson. The name of the author Lafcadio Hearn. Let's begin. One second. Yes. Let's begin the para. The first thing which a scholar should bear in mind, keep in mind. Scholar means a wise person. Here the meaning of scholar, a student. Because the student is a wise person. The first thing which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला फैक्ट है जो एक स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए कि उसे एक बुक को कभी भी अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए. हाफ एजुकेटेड पर्सन से मतलब है जो केवल पढ़ना जानते हैं, लेकिन एक्चुअली पढ़ना उनका वो हैबिचुअल एक्शन नहीं है. मतलब वो केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनका समय कट सके. ठीक है, तो एक केवल अपने समय काटने के लिए जो पढ़ते हैं वो है हाफ एजुकेटेड पर्सन्स. ठीक है, रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट. अब ऐसे व्यक्ति केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. और इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जाता है. ठीक है, क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज इट द रीजन बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर. तो उन्हें इस बात के लिए दोष इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो इनकेपेबल होते हैं. इनकेपेबल मीन्स आर नॉट एबल. ठीक है, मतलब सक्षम नहीं होते हैं. एप्रिशिएटिंग करने मतलब एडमायरिंग, प्रशंसा करने में. जो डीपर क्वालिटीज हैं, मतलब जो क्वालिटीज है एक मेन बुक की क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए ग्रेट लिटरेचर. तो लिटरेचर की जो लिटरेचर से संबंधित जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को एप्रिशिएट करने में सक्षम नहीं होते हैं. सो दे आर नॉट बी ब्लेम्ड फॉर रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट. तो मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए उन्हें ब्लेम नहीं किया जाता. ये कौन से पर्सन है? दे आर हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, जो अर्ध शिक्षित व्यक्ति हैं, जो केवल पढ़ना जानते हैं, लेकिन पढ़ना वो केवल जैसे ग्रेजुएशन के लिए या कुछ अचीवमेंट के लिए इस तरह से नहीं पढ़ते. द नेक्स्ट लाइन, बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग. जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग से गुजरा है ऐसा युवा व्यक्ति शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे एंड नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट. तो ऐसे पर्सन को हमेशा डिसिप्लिन रखना चाहिए, और वो भी पहले दिन से, एट एन अर्ली डे, पहले दिन से, कि वो नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, कि वो केवल अम्यूजमेंट के लिए ना पढ़े. एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड. अब एक बार यदि ये डिसिप्लिन की हैबिट अगर बना ली जाती है, हैज बीन फॉर्म मीन्स बना ली जाती है, हैज बीन मेट बना ली जाती है, डिसिप्लिन से पढ़ने की हैबिट, तो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट. तो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना वो इम्पॉसिबल पाएगा, क्योंकि नाउ ही इज हैबिचुअल टू रीड इन ए डिसिप्लिन्ड वे. क्योंकि अब वो डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने का हैबिचुअल है. और अगर वो इस तरह से एक बार ये डिसिप्लिन हैबिट अपनी लाइफ में अपने आप में बना लेता है, तो वो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट. तो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल पाएगा. ही विल देन इम्पेशेंसली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, any book which does not make an appeal
to the higher emotions and to his intellect. Now understand the line. He will find it, हाँ ये हो गया. He will then impatiently throw down any book. तो वह impatience होकर, impatience का मतलब अधीर होकर, वह किसी भी ऐसी बुक को फेंक देगा. थ्रो डाउन मीन्स फेंक देना. एनी बुक फ्रॉम विच वी कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिस बुक से वह इंटेलेक्चुअल भोजन प्राप्त नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि जो माइंड है ये एक्चुअली जो बुक्स है, बुक्स आर द फूड ऑफ द माइंड. ऐसा कहा जाता है जैसे एक्सरसाइज या गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द फूड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का भोजन है. तो जस्ट लाइक द बुक्स आर द फूड ऑफ द माइंड, ये माइंड का भोजन होते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऐसी बुक जो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, इंटेलेक्चुअल फूड उसको अगर प्रोवाइड नहीं करती है तो ऐसी बुक को वो फेंक देगा. और एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस, जो हायर इमोशंस को टच नहीं करती, ठीक है, ऐसी बुक को वो फेंक देगा. और टू हिज इंटेलेक्ट, एंड ऐसी बुक जो उसकी इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, इंटेलेक्ट का मतलब उसकी बुद्धि से है, तो उसकी बुद्धि के या उसकी इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग जो बुक नहीं है, तो ऐसी बुक को ही विल थ्रो डाउन, फेंक देगा. और ऐसा कब होगा? व्हेन ही मेक्स द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, जब वो डिसिप्लिन हैबिट को क्या करता है, बनाता है, हैबिचुअल बनाता है. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन, बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. अब देखो ये लाइन, और दूसरी तरफ द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो हैबिट है, बिकम्स विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो हजारों लोगों के साथ एक इस तरह की हैबिट बन जाती है जो एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट ऑफ वाइन ड्रिंकिंग, जैसे वाइन ड्रिंकिंग जो हैबिट है बिल्कुल वैसे, या अफीम स्मोकिंग, ये है अफीम का सेवन करने की हैबिट, जो बहुत से लोग जैसे अफीम का सेवन करते हैं या वाइन ड्रिंक करते हैं, तो इस तरह की जो हैबिट बनाए हुए हैं बिल्कुल उसके समान है ये रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ने की हैबिट. एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज लाइक ए नार्कोटिक, ये जो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना है, रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, इज लाइक ए नार्कोटिक. अब नार्कोटिक का मतलब होता है वो ड्रग जो माइंड को क्या कर देती है, बिल्कुल खाली कर देती है. ठीक है, तो इस तरह की एक नशे की दवा कह सकते हैं, एक नशे की दवा के समान है. समथिंग, ये एक ऐसी चीज है दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो केवल समय को काटने में हेल्प करती है. समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, तो ये एक ऐसी चीज है जो ड्रीम की जो एक परपेचुअल कंडीशन है, परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस होता है, लगातार कंडीशन में हमको बनाए रखती है. और समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और ये एक ऐसी चीज है जिसका अंत में रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना. ठीक है, सोचने समझने की जो ताकत है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, ये माइंड के जो ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं केवल उन्हीं को एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है. एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, ये लाइन समझना. लिविंग का मतलब है छोड़ते हुए, तो डीपर स्प्रिंग का मतलब है डीप सोर्स, जो गहरे स्रोत हैं. डीप सोर्स ऑफ फीलिंग, फीलिंग का मतलब इमोशन, तो इमोशंस के जो गहरे स्रोत हैं उनको छोड़ते हुए. और हायर फैकल्टीज का मतलब आप यूं समझ सकते हैं पावर्स या एबिलिटीज, पावर्स या एबिलिटीज. परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंड, तो समझने की जो पावर्स हैं, समझने की जो पावर्स इंप्लॉय होती है, निहित होती है, उन पावर्स को छोड़ते हुए. ठीक है, और फीलिंग की जो डीप सोर्स हैं
उन डीप सोर्स को छोड़ते हुए केवल माइंड के जो ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं, केवल ऊपर वाले पार्ट्स को ही ये एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट की जो हैबिट है, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो हैबिट है वो एक नारकोटिक के समान है, इज लाइक ए नारकोटिक। ठीक है, अब लाइक ए नारकोटिक कैसे है वो यहाँ पे इसको प्रूव किया गया है कि ये समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, ये एक ऐसी चीज है जो समय को काटने में हेल्प करती है। समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, एक ऐसी चीज है जो स्वप्न की स्थायी स्थिति में हमको बनाए रखती है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, ये ऐसी चीज है जिसका अंत में रिजल्ट होता है सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसका डिस्ट्रॉय हो जाना। और गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, ये माइंड के केवल जो सरफेस पार्ट्स हैं केवल उन्हीं को एक्सरसाइज देता है। लिविंग छोड़ते हुए द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग, जो इमोशंस के गहरे स्रोत को, और हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और जो समझ है समझ की पावर्स, उन पावर्स को छोड़ते हुए। द नेक्स्ट पेरा, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, अब एक ग्रेट बुक क्या है, एक महान पुस्तक कौन सी है जिस पुस्तक को हम पढ़ें। ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूजन ही है। तो अकॉर्डिंग टू राइटर इज द बेस्ट डेफिनेशन टू आइडेंटिफाई द ग्रेट बुक। तो एक ग्रेट बुक की जो टेस्ट है, परीक्षा है, वो वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस, वो ये है कि हम उस पुस्तक को, उस बुक को एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से ज्यादा बार। Any really great book we want to read the second time, even more than we wanted to read it the first time, and every additional time that we read it we find new meanings and new beauty in it. It's a very important line of the lesson. देखो, any really great book, कोई भी महान पुस्तक वो होती है we want to read the second time, जिसको हम दूसरी बार पढ़ना चाहें। एवन मोर देन, और इससे भी ज़्यादा, वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो हमने इसको पहली बार पढ़ा उससे भी उसकी अपेक्षा। एंड एवरी एडिशनल टाइम देन वी रीड इट, और हर प्रत्येक बार, एडिशनल टाइम का मतलब प्रत्येक बार जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम उस बुक को पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स, तो हम उसमें नए मीनिंग पाते हैं, और न्यू ब्यूटी इन इट, और उसमें नई सुंदरता पाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि हाउ द बुक इज सो ब्यूटीफुल एंड हाउ डिडंट आई बिफोर, और मैंने ये बात पहले क्यों नहीं देखी। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। अब ये भी बिल्कुल सही है, लाइन समझना। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, मतलब एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, तो एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन एक बुक को, या फिर एक गुड टेस्ट यानी अच्छा इंटरेस्ट लेकर पढ़ने वाला जो पर्सन है, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन, तो ऐसा व्यक्ति अगर एक बुक को डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, वो अगर एक से ज़्यादा बार उस पुस्तक को पढ़ने की परवाह नहीं करता है। कौन? एक एजुकेटेड पर्सन और एक इंटरेस्टेड पर्सन। तो इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, तो प्रोबेबली ये माना जाता है कि शायद ये बुक अच्छी नहीं है, ठीक है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल मीन्स दैट नेवर फेल्स। हियर राइट द मीनिंग। But according to writer, we cannot consider means think, नहीं सोच सकते। एक अकेले व्यक्ति के जजमेंट को इनफॉलिएबल नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते, नहीं ले सकते। इनफॉलिएबल मीन जो कभी असफल न हो। अगर एक व्यक्ति उस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहे, जो अच्छा एजुकेटेड है, अच्छा इंटरेस्टिंग पर्सन है,
मतलब इंटरेस्ट लेकर पढ़ने वाला पर्सन है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर उस बुक को दोबारा नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुस्तक अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम एक अकेले व्यक्ति के जजमेंट को, ठीक है, इनफॉलिएबल नहीं कह सकते। ठीक है, द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। अब राय जो एक बुक को महान बनाती है उसमें बहुत सारे लोगों की राय होनी चाहिए। मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, बहुत से लोगों की राय होनी चाहिए। फॉर, क्योंकि, बिकॉज, हियर द मीनिंग ऑफ फॉर, बिकॉज। एवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस। एप्ट टू मीन्स लाइकली, likely to, and likely to means possibility. Dullness means narrowness of mind, narrowness of mind. मतलब माइंड की संकीर्णता, नीरसता जिसे हम कहते हैं। तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो महान जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो भी निश्चित डलनेस रखने की पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा माना जाता है कि वो भी डलनेस रखते हैं या नैरोनेस ऑफ माइंडेड पर्सन होते हैं। कैसे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट इंड्योर ब्राउनिंग। इंड्योर मीन्स बियर, सहन करना। अपने ही समय का जो ब्राउनिंग था, किसके, कार्लाइल के समय का, तो वो ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सका। और दूसरा एग्जाम्पल है बायरन का, जो कुड नॉट इंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स। तो उसी के कंटेम्प्रेरी कुछ पोइट्स थे, इंग्लिश पोइट्स, जिनको वह सहन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ए मैन मस्ट बी मेनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। पहले मीनिंग क्लियर करें। ए मैन मस्ट बी मेनी साइडेड। मैनी साइडेड का मतलब है ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, वो है मैनी साइडेड। टू अटर मीन्स टू से, यानी कहना। ट्रस्टवर्थी मीन्स रिलायबल, मतलब विश्वसनीय, रिलायबल, ट्रस्टवर्थी। एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब है ऑब्जर्वेशन, मतलब मूल्यांकन। तो एक व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए। मैनी साइडेड मतलब एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। टू अटर ए ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनका रिलायबल ऑब्जर्वेशन कहने के लिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए, उसको जानने वाला होना चाहिए। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स। अब एक अकेला जो क्रिटिक है, आलोचक है, उसके जजमेंट पर हम डाउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक अकेला क्रिटिक है तो। बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन डाउट करना पॉसिबल नहीं है जब वो जजमेंट जनरेशन टू जनरेशन है। मतलब एक पुस्तक है जो जनरेशन टू जनरेशन अगर ग्रेट है और फिर अगर हम उसके ऊपर डाउट करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एवन इफ, तो ऐसी बुक के लिए क्या करना है, एवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक। परसीव मीन्स सी, देखना। तो भले ही हम ऐसी बुक में, एक बुक में कोई भी अच्छी चीज न देख सकें, एट वंस का मतलब है तुरंत, तुरंत न देख सकें। विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो बुक सैकड़ों वर्षों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से प्रशंसित है, एडमायर्ड है, प्रेज्ड है, मतलब उसकी प्रशंसा की गई है सैकड़ों वर्षों से, और हम तुरंत उस बुक में कोई भी अच्छी चीज न देख सकें। तो वी मे बी श्योर दैट बाय ट्राइंग, कोशिश करने से, और बाय स्टडिंग इट केयरफुली, और सावधानी पूर्वक इसको स्टडी करने से और कोशिश करने से, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज। तो वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील, हम कम से कम ये फील करने में सक्षम होंगे, द रीजन ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज, कि उसकी एडमिरेशन क्यों हुई, उसकी प्रशंसा क्यों हुई, उसके रीजन को फील करने में हम सक्षम होंगे। ठीक है, और कब सक्षम होंगे, व्हेन वी बिकम एबल, हम एबल होंगे केवल स्टडी करने से, केयरफुली उसका स्टडी करने से और ट्राई करने से, कोशिश करने से।
ठीक है। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन अगर बुक की प्रशंसा की गई है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डाउट, तो संदेह करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि हम पहली बार पढ़ने से या तुरंत उसमें कोई अच्छी चीज़ न देख सके, ठीक है। तो तब हमें कोशिश करनी है, उसको स्टडी करनी है, केयरफुली स्टडी करनी है और हम उसके रीजन को फील करने में सक्षम होंगे। द लास्ट लाइन, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन would be a library entirely composed of such great works only, books which have passed the test of time. Composed means written. अब समझना सेंटेंस, the best of all libraries for a poor man. Who is the poor man here? Who is hungry to read is the poor person here. ठीक है। वैसे रिच पर्सन या पुअर पर्सन नहीं है, ये केवल वो पुअर पर्सन है जो पढ़ने के लिए भूखा है, ठीक है। तो ऐसे पुअर व्यक्ति के लिए सबसे जो बेस्ट लाइब्रेरी है, वो बेस्ट लाइब्रेरी कौन सी होगी? वुड बी ए लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी होगी जो इंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, जिसमें पूरी तरह से ऐसे ग्रेट वर्क्स लिखे गए हों, ठीक है। और द बुक विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, और ऐसी बुक्स जिन्होंने समय की परीक्षा को पास किया हो। तो ऐसी बुक्स अगर जिस लाइब्रेरी में है, द लाइब्रेरी विल बी और वुड बी द बेस्ट लाइब्रेरी फॉर द पर्सन हु इज हंग्री टू रीड, जो पढ़ने के लिए हंग्री है। नाउ द पैसेज इज क्लियर एंड इन द पैसेज वी नो अबाउट द ग्रेट बुक, ठीक है। ग्रेट बुक की जो रियल डेफिनेशन है, वो रियल डेफिनेशन हम यहाँ जानते हैं। एक बार और शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि एक ग्रेट बुक वही है जिसको हम दोबारा पढ़ना चाहें। अब कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छा एजुकेटेड पर्सन है या जो इंटरेस्टिंग पर्सन है, जो पुस्तकें पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रखता है, अगर ऐसा व्यक्ति एक बुक को दोबारा न पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक ग्रेट नहीं है। एक बुक जो ग्रेट होती है उसमें जनरेशन टू जनरेशन उनके ओपिनियंस शामिल होते हैं, उनकी राय शामिल होती है। हम एक अकेले व्यक्ति के जजमेंट को इनफॉलिएबल नहीं कह सकते, ठीक है। इनफॉलिएबल मीन्स दैट नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता, ठीक है। और फिर भी यदि हमें समझ में नहीं आए कि एक ऐसी बुक जिसकी 100 ऑफ ईयर से जिसकी प्रशंसा हुई है और फिर भी वो अगर हमारे समझ से बाहर है, हम तुरंत उसमें अगर कोई भी अच्छी चीज़ न देख सकें, तो हमें कोशिश करनी है और उसकी केयरफुली स्टडी करनी है, ताकि हम उसका जो एडमिरेशन का जो रीजन है, वो उस रीजन को फील करने में हम सक्षम बने। नेक्स्ट इज द लास्ट पैरा। This then would be the most important guide. This then would be the most important guide for us in the choice of readings. तो वैसे तब ये हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट गाइड होगा। गाइड वो होता है जो मार्गदर्शक होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है। तो ये है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी गाइड होगी इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, पढ़ने के लिए चॉइस में, कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना है। We should read only the books we want to read more than once. तो हमें केवल उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उन बुक्स को पढ़ना चाहिए जिन्हें हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहें। Nor should we buy any others, और ऐसी बुक्स को नहीं खरीदना चाहिए unless we have some special reason for so investing money, जब तक हमारे पास कोई विशेष रीजन न हो मनी इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक हमें ऐसी बुक को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। और द सेकंड फैक्ट, इट मीन्स इट वाज द फर्स्ट फैक्ट फॉर द चॉइस ऑफ द रीडिंग। चॉइस ऑफ द रीडिंग, चॉइस ऑफ द रीडिंग का ये फर्स्ट फैक्ट था। तो व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्ट? वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस। Nor should we buy any others unless we have some special reason for so investing money. Now discuss on the second fact. The second fact, demanding attention is, और दूसरा फैक्ट जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, is the general character of the value. It's the general character of the value.
इट मीन्स द बुक विल बी वैल्यूएबल, शुड बी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल होना चाहिए, एक मेन वैल्यूएबल कैरेक्टर होना चाहिए। दैट लाइज हिडन, जो छिपा रहता है, विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, जो ऐसी महान पुस्तकों में हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा यही है, द बुक शुड बी वैल्यूएबल, मूल्यवान होनी चाहिए। देयर विल बी मोरल वैल्यू इन द बुक, देयर शुड बी मोरल वैल्यू इन द बुक। And it's our last para. They never become old. They means the books never become old. वे कभी पुरानी नहीं होती है। Their youth is immortal. उनकी जो युवावस्था है वो immortal रहती है। Immortal means that lives forever, जो हमेशा के लिए जीता है। जो हमेशा के लिए जीता है, इमोर्टल। ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू कॉम्प्रहेंडेड बाई ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। अगेन द मीनिंग एप्ट टू मीन्स लाइकली टू, एंड लाइकली टू का मतलब है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना है। कॉम्प्रहेंड मीन्स होता है अंडरस्टैंड, समझना। तो एक महान पुस्तक, एक ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू, इज नॉट लाइकली टू कॉम्प्रहेंड, टू अंडरस्टैंड बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। तो पहली बार पढ़कर एक जो युवा पर्सन है उसके द्वारा समझने की संभावना नहीं होती है ए ग्रेट बुक। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, इन ए सुपरफिशियल वे, केवल उसका जो ऊपरी स्तर है, ऊपरी जो उसका स्तर है, जो वे है, केवल वही हमें समझ में आता है एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रीडिंग। Only the surface, the narrative, मतलब the story part. Here the surface means the narrative part of the text, means the story part of the text is absorbed and enjoyed. तो केवल जो narrative portion है बुक का, उसी को absorb किया जाता है और उसी को enjoy किया जाता है। ठीक है। No young man can possibly see at first reading the qualities of a great book. अब कोई भी युवा व्यक्ति पहली बार पढ़कर उस ग्रेट बुक की क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज को देखना पॉसिबल नहीं है। सी मीन्स देखना। रिमेंबर, याद रखें, द राइटर सेज यू दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मेनी केसेज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। तो आपको ये आपसे कहता है राइटर कि रिमेंबर, याद रखें, इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कि ह्यूमैनिटी को ऐसे केसेज में, बहुत सारे केसेज में सैकड़ों वर्ष लग गए टू फाइंड आउट, ये पता करने में कि दैट देयर इज इन सच ए बुक, जो ऐसी बुक्स में है, जो एक्चुअली उन बुक्स में है, उसको फाइंड आउट करने में सैकड़ों वर्ष लग गए। ठीक है, ह्यूमैनिटी को, मीन्स द ह्यूमन बींग्स को। But according to a man's experience of life, the text will unfold new meanings to him. अब ये भी एक फैक्ट है कि जैसे जैसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बढ़ेगा, व्यक्ति के एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो बुक है, टेक्स्ट है, वो न्यू मीनिंग्स उसके लिए अनफोल्ड करेगी, मतलब विल ओपन। अनफोल्ड मीन्स ओपन। तो जैसे जैसे व्यक्ति का लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बुक है उसके लिए नए मीनिंग्स प्रोवाइड करेगी या ओपन करेगी। जैसे द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18 मतलब है यहाँ पर विद एग्जाम्पल राइटर ने दिया है कि जो बुक जब हम 18 ईयर्स के थे और 18 ईयर्स की एज में जब हमने उस बुक को पढ़ा, मतलब उस बुक ने हमें डिलाइट किया, प्रसन्न किया। इफ इट बी ए गुड बुक, अब यदि ये बुक अच्छी है तो विल डिलाइट अस मच मोर एट 25। तो जब हम 25 ईयर्स के होंगे और अगेन व्हेन वी रीड द सेम बुक वी विल फील डिलाइट, हम बहुत ज़्यादा खुशी फील करेंगे। ठीक है, एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज। और जब हम इसी बुक को, द सेम बुक, जब हम 30 ईयर्स एज में पढ़ेंगे तो ये बुक हमारे लिए एक न्यू बुक के समान प्रूव होगी। विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, हमें बिल्कुल एक नई बुक ये लगेगी। एट 40 वी
shall reread it अब in the at the age of 40 years when we reread it, जब हम इसको पुनः पढ़ते हैं तो wondering why we never saw how beautiful it was before, तो ये आश्चर्य होता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा कि ये बुक कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, कितनी ज़्यादा सुंदर थी या कितनी ज़्यादा अफेक्टिव थी। और एट द सेम ऑर्डर एट 50 और 60 years of age the same facts will repeat themselves और जब हम 50 years एज में या 60 years एज में उस बुक को पढ़ते हैं तो यही सेम फैक्ट्स वापस रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये है द मीनिंग द मेन कंक्लूजन ऑफ द पार्ट ए ग्रेट बुक ग्रोथ्स एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। तो इसका मतलब मीनिंग ये हुआ एक महान पुस्तक ग्रोथ एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात में, तो ठीक उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में रीडर्स का जो माइंड है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इट द एंड ऑफ द लेसन हियर एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द क्वेश्चन एंड पार्ट। So read the lesson again and again and clear the meanings and clear the lines. Okay students, meet in the next video. Have a nice day.